हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनुप कुशवाहा। तो ये है मास्टर बैच 2.0 का लेक्चर नंबर 27 और यूनिट नंबर 4 ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3। और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है लेंस। तो आज की इस क्लास में इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के प्रीवियस ईयर के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि इसके पहले हमने 3 यूनिट प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया, जिसमें हमने मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स और वेव एंड ऑसिलेशन की बात करी थी। तो इन तीनों यूनिट के कंप्लीट लेक्चर्स आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मास्टर बैच 2.0 के नाम से सबसे ऊपर जो प्लेलिस्ट बना हुआ वहां पर आपको मिल जाएगा। जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन से पहले आप इन टॉपिक के थियरी वाले पार्ट को पहले कवर करें, उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें और उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, तो इसके लिए आप या तो सीधे प्लेलिस्ट में जाकर के स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको प्रॉपर तरीके से 7 अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगे। सारे लेक्चर उसमें आपको थियरी मिलेगा, उसके बाद न्यूमेरिकल मिलेगा, फिर थियरी मिलेगा, फिर न्यूमेरिकल मिलेगा। इस सीक्वेंस में आपको सारे लेक्चर वहां पर मिल जाएंगे। या तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ना होता है आप वो टॉपिक का नाम उसके बाद फिजिक्स स्कॉलर लिख करके सर्च कर दीजिए, आपको यूट्यूब पर सीधे वो प्लेलिस्ट या फिर वो लेक्चर आपको मिल जाएगा। और नोट्स के लिए आप फिजिक्स स्कॉलर का ऐप इंस्टॉल करके उसमें टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी की बैच के लिए रजिस्टर कर दीजिए। जैसे हमें टाइम मिलेगा हम आपको उस बैच में अलाउ कर देंगे, तो नोट्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। और इन सारी चीजों के लिए आपको एक भी रुपए नहीं देने हैं, रुपए नहीं देने हैं, बट डॉलर में आप दे सकते हैं। $000 इस बैच की फीस रखी गई है, तो आप वो फीस पे करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का बार बार मेरे पास मैसेज आता है, सर बैच ज्वाइन करना है, बैच परचेज करना है, तो क्या प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर यही है कि जितने भी हमने अभी तक आपको लिंक बताए हैं वो सारे आप ज्वाइन कर लीजिए, आपका बैच ज्वाइन हो गया। और उससे ज़्यादा आप यही कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से आप $000 हमको पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 3f, द कॉम्बिनेशन इज। यानी कि स्मॉल f फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस 3f फोकस दूरी के एक अपसारी लेंस के साथ संपर्क में रखा गया है, तो संयुक्त लेंस जो होगा, मतलब दोनों लेंस को जब कंबाइन करेंगे तो वो जो कंबाइंड लेंस होगा उसकी फोकस दूरी और उसका नेचर आपको बताना है कि वो कन्वर्जिंग नेचर का होगा कि डाइवर्जिंग नेचर का होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कौन कौन लोग हैं। देखिए, कन्वर्जिंग नेचर का मतलब होता है कि जो प्रकाश किरणों को मोड़ने का काम करता है। तो अगर हम लेंस के केस में बात करें तो ये काम लेंस में करता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस। और अगर मिरर यानी दर्पण में बात करें तो ये काम आपका करता है कॉनकेव मिरर। किरणों को मोड़ने का काम उत्तल लेंस और अवतल दर्पण करते हैं, इसीलिए इन दोनों को हम, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम डाइवर्जिंग नेचर की बात करें, डाइवर्जिंग मतलब जो प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है। तो अगर हम लेंस के केस में बात करें तो लेंस जो आपका है कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस, वो आपका अपसारी लेंस का काम करता है। और अगर दर्पण के केस में बात करें तो जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है यानी उत्तल दर्पण है, वो किरणों को फैलाने का काम करता है, तो इसको हम अपसारी दर्पण बोले, है ना। तो ये अभिसारी लेंस और दर्पण हो गए, ये अपसारी लेंस और दर्पण हो गए। ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है सवाल में उत्तल या अवतल नाम नहीं देता, कॉन्वेक्स या कॉन्केव नहीं बोलता, बल्कि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बोल करके आपको कंफ्यूज करते हैं, ताकि आप ये ना समझ पाए कि किसकी फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना और किसको निगेटिव लेना है। ठीक है ना। तो आपको पता ही होगा कि कन्वर्जिंग यानी उत्तल लेंस की बात हो रही है तो इसकी फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे, यानी f1 की जो वैल्यू है वो प्लस f के बराबर होगी, क्योंकि ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, पॉजिटिव होता है। और दूसरा आपका डाइवर्जिंग या अपसारी लेंस है, यानी कि ये अवतल लेंस है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 3f हो जाएगा। और इन दोनों लेंस को जब आप कंबाइन करेंगे, ये आपका ये हो गया ये वाला, और इसके बगल में ये दूसरा वाला, इन दोनों लेंस को जब आप कंबाइन कर रहे हैं तो ये कंबाइंड लेंस का नेचर क्या होगा ये भी बताना है और इसकी फोकल लेंथ भी बतानी। ठीक है, तो जब भी कभी हम दो लेंस को कंबाइन करते हैं तो कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ अगर f हो तो 1/f इक्वल टू फार्मूला है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट फार्मूला, इसको आप याद रखेंगे। जब भी दो लेंस को कंबाइन किया जाता है तो कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ अगर f हो तो ये रिलेशन होता है उनके अलग अलग फोकल लेंथ और कंबाइंड लेंस के फोकल लेंथ के बीच में, जहां d क्या है, इन दोनों लेंसेज के ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस।
और अगर आपका दोनों लेंस बिल्कुल एक साथ चिपका दिया गया है तो आप कह सकते हैं यहां पर इस सिचुएशन में, जैसा कि ये सवाल है, इसमें डी की वैल्यू 0 है, यानी दोनों लेंस एक साथ चिपके हुए। ये दोनों लेंस अलग अलग भी हो सकते थे, उनके बीच की कोई डिस्टेंस डी भी हो सकती थी, बट यहां पर डी इक्वल टू 0 है तो ये पोर्शन हट जाएगा। 1/f इक्वल टू 1/f1 और प्लस में 1/f2 हो जाएगा। आप सीधे इसकी वैल्यू रखिए, कैलकुलेट कर लीजिए। 1 ये प्लस में f प्लस 1 माइनस में 3f प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, यानी ये हो गया आपका एलसीएम ले लीजिए, 3f हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ जाएगा 3 और माइनस में 1 यानी 2/3f। तो आपको कैपिटल F की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? कैपिटल F की वैल्यू मिल जाएगी 3/2 और उसके साथ में, यानी इन दोनों उत्तल और अवतल लेंसेज को कंबाइन करने के बाद जो कंबाइंड लेंस बना, संयुक्त लेंस, उसकी फोकस दूरी 3/2f होगी। तो 3/2f यानी कि एक ऑप्शन डी ए है और दूसरा डी है। अब इसके बाद देखिए यहां पर दिया हुआ है अभिसारी और यहां पर दिया हुआ है अपसारी, यानी ये करें ये इतनी फोकस दूरी का उत्तल लेंस और ये करें इतनी फोकस दूरी का अवतल लेंस। अब यहां पर देखिए ये जो इसका साइन आया हुआ है, फोकल लेंथ की जो वैल्यू आई है वो प्लस में आई है, और प्लस में फोकल लेंथ आने का मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा, या फिर आप कह लीजिए कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा। तो 3/2f फोकस दूरी वाला एक अभिसारी लेंस बनेगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। कॉन्वेक्स लेंस को हम अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो यहां पर इस शब्द का बड़ा मतलब था, अभिसारी और अपसारी पता होना चाहिए। बाकी इसका जो साइन आता है उसी से हम डिसाइड करते हैं कि ये अभिसारी होगा कि अपसारी, यानी उत्तल होगा कि अवतल। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका टीजीटी 2016 से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सर्फेसेस ऑफ अ लेंस आर इक्वल, और उसकी वैल्यू आर के बराबर है, एंड इट इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इट्स फोकल लेंथ विल बी। मतलब कोई लेंस है और उस लेंस के जो दोनों सरफेसेस हैं उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या बिल्कुल सेम। देखिए इस सवाल में ये नहीं बोला गया कि आपका लेंस किस टाइप का है ना। तो आप चाहे तो उसको कॉन्वेक्स लेंस ले सकते हैं, आप चाहे उसको कॉन्केव लेंस ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है दोनों में से, लेकिन दोनों का जो ये कर्व सरफेस है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, आप कह लीजिए एक जैसा है। दोनों की वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। जैसे ये पहला है R1, इसको बोलते हैं इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को, R1 की वैल्यू R के बराबर है, और जो R2 है इसकी वैल्यू भी R के बराबर है। यहां पर भी आप कह लीजिए R1 की वैल्यू R के बराबर है और R2 की वैल्यू R के बराबर है। और आप जानते हैं इसमें साइन कैसे लिया जाएगा, साइन कन्वेंशन। ये पहला सरफेस है तो R1 इधर की तरफ जाएगा, तो R1 की वैल्यू राइट साइड में आ गई प्लस में, और ये दूसरा सरफेस है तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर मेजर किया जाएगा, और लेफ्ट साइड में जो मेजर करते हैं वो माइनस में। सिमिलरली यहाँ पर ये पहला सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में मेजर होगा, तो यानी ये लेफ्ट साइड है माइनस में, और ये दूसरा सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 जो होगा राइट साइड में आएगा तो प्लस में। ठीक है, तो लेंस दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर बिल्कुल आइडेंटिकल है, और इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो आपको इसकी या फिर इसकी फोकल लेंथ बतानी है इसमें से क्या। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस के लिए। देखिए उत्तल लेंस के लिए हमारे पास एक फार्मूला, ये लेंस मेकर फार्मूला इसको बोलते हैं, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। आप देखेंगे आज के इस लेक्चर का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है, या जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप उसमें देखेंगे 80 to 90% जो क्वेश्चन हैं वो इसी लेंस मेकर फार्मूले के ऊपर ही है। ठीक है ना, लेंस मेकर फार्मूले के ऊपर। तो आपको ये फार्मूले को अच्छे तरीके से एकदम समझ लेना है, कवर कर लेना है। डिटेल में हमने इसके बारे में सप्लीमेंट्री लेक्चर में बात किया हुआ है, और हमने इसके अलावा जो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी कराए हुए हैं, और इन दोनों सप्लीमेंट्री लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन लेक्चर्स को भी कवर कर लीजिए, तो आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम पहले उत्तल लेंस के लिए बात कर लेते हैं। तो R1 की वैल्यू प्लस में R और R2 की वैल्यू माइनस में R लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f इक्वल टू, ये म्यू की जगह पर 1.5 माइनस 1, और ये 1/r और प्लस 1/r2 की जगह पर क्या हो जाएगा, R2 किधर की तरफ है माइनस में, तो माइनस में R। ठीक है, और ये माइनस था, सॉरी यहाँ पर माइनस, तो माइनस और माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r मिलके बन जाएगा क्या, 2/r, तो 2/r। और ये 1.5 माइनस 1 करेंगे तो 0.5 आ गया, 0.5 इंटू 2 और अपान में r, 0.5 इंटू 2 का मतलब ये हुआ 1 अपान में r इक्वल टू 1/f, तो f इक्वल टू हो गया क्या, प्लस में r के। यानी अगर हम यहाँ पर इसको एक उत्तल लेंस की बात समझें, कॉन्वेक्स लेंस के केस में समझें,
तो इसकी फोकल लेंथ निकल के आएगी प्लस में आर के बराबर। ठीक है, अब सेम चीज अगर हम एक अवतल लेंस के लिए बात करें कि ये पूरी सिचुएशन एक अवतल यानी कॉन्केव लेंस के लिए दी गई है, तो कॉन्केव लेंस में क्या चेंज आ जाएगा कि कॉन्केव लेंस में जो R1 की वैल्यू है वो निगेटिव है और जो R2 की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो यही आपको यहां पर से चेंज करना होगा। हम इस कैलकुलेशन में चेंज कर लेते हैं। ये 1/f, यहां से आप देख रहे हैं 1.5 माइनस 1 करेंगे 0.5 आ जाएगा, और यहाँ 1/R1, R1 आ जाएगा माइनस में R, तो माइनस में 1/R और माइनस 1/R2 की जगह पर प्लस में लिखेंगे R, तो माइनस 1/R माइनस 1/R माइनस 2/R और माइनस 2 और ये 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1/R आ जाएगा। तो यहां से कंपेयर करेंगे f की वैल्यू आ जाएगी माइनस में R के इक्वल। यानी अगर कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, तो f इक्वल टू प्लस में R, और अगर आपका कॉन्केव यानी अवतल लेंस है तो f की वैल्यू आ जाएगी माइनस में R। इन दोनों को एक साथ अगर बोलें तो फोकस दूरी प्लस में आए चाहे माइनस में आए, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बराबर ही न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और ये चीज आप समझ गए होंगे। ये पहला सरफेस है और जिस तरह से ये मुड़ा हुआ है इस हिसाब से इसका सेंटर ऐसे ये गोला बनेगा, इसका सेंटर इधर होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर आएगा। तो ये R1 है एक्चुअल में, तो इस R1 की वैल्यू प्लस में आएगी। ये दूसरा सरफेस है और इसका गोला बनेगा इधर की तरफ, तो इसका सेंटर बनेगा इधर की तरफ। सेंटर से यहाँ से डिस्टेंस की हम इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये बाएं साइड है और बाएं साइड साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो माइनस में, तो ये R2 की जो वैल्यू है वो माइनस में लिखा हमने, भले यहाँ पर है लेकिन ये है R2 और ये है R1। यहां पर ये पहला सरफेस देखिए, इसका गोला इधर बन रहा है तो इसका R1 इधर ही आ गया, बाएं साइड माइनस में R1। यहां पर ये इसका गोला इधर बनेगा, R2 इधर की तरफ दाहिने साइड तो प्लस में R। ठीक है, चलिए टीजीटी का क्वेश्चन है तो हल्के में नहीं लेना आपको, और आप देखेंगे भी आज के इस लेक्चर में कि नाम का टीजीटी है लेकिन कई बार ऐसे भी क्वेश्चन किसी किसी टॉपिक के ऊपर पूछे गए हैं जो कि पीजीटी में नहीं पूछे जाते कई बार, है ना। तो अगर आप सिर्फ टीजीटी साइंस वाले हैं और आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है तो आप ये मत सोचिए कि हमें अपना लेवल जो है वो पीजीटी से कम रखना है, नहीं। देखिए टीजीटी और पीजीटी में सिर्फ एक ही बात का डिफरेंस है, वो है सिलेबस का। लेवल को तो आप भूल जाइए, लेवल डे बाय डे बढ़ ही रहा है, और पिछले साल का जो अभी एग्जाम हुआ 2021 का आपने देखा ही है कि इतना ज़्यादा क्वेश्चंस का डिफरेंस, मतलब पीछे वाले जो भी इसके पहले के प्रीवियस ईयर हैं 2016, 2009, 2005 उन सब के रिस्पेक्ट में लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे उनका लेवल थोड़ा सा डिफरेंट था, और ये बड़ी ही ऑब्वियस सी बात है कि इस बार वो लेवल और बढ़ेगा ही, घटता तो है नहीं। कंपटीशन बढ़ रहा है, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है, तो इसलिए अगर आपका टीजीटी भी है और कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपके सिलेबस में है तो सिर्फ उसके आसान वाले पार्ट को कवर मत करिए, आप उसमें पीजीटी लेवल तक जाइए और पीजीटी के भी उस टॉपिक के क्वेश्चंस को करिए। ये मत सोचिए कि पीजीटी का ये तो हमारे काम का नहीं, बस वो सिलेबस आपके मतलब वो टॉपिक आपके सिलेबस का होना चाहिए। ठीक है ना, पीजीटी में क्या है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो टीजीटी में नहीं पूछे जाते, तो बस आपको ऐसे वाले टॉपिक को इग्नोर करना है। लेकिन अगर वो टॉपिक कॉमन है या फिर आपके पास वो टॉपिक है सिर्फ, तो उस टॉपिक को आपको जितना हो सके उसको आप डिटेल में और प्रॉपर तरीके से कवर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस 5 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस एक वस्तु का 5 गुना बड़ा वास्तविक यानी रियल इमेज बनाता है, तो वस्तु की दूरी यानी आप कह सकते हैं वस्तु की लेंस से दूरी बता दी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो सवाल जो दिया हुआ है वो उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का है, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो हो जाएगी पॉजिटिव, यानी एफ की वैल्यू हो जाएगी प्लस में 30 सेंटीमीटर, है ना, साइन कन्वेंशन के साथ चलना है। दूसरा ये कि जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट की साइज का 5 गुना, यानी आप कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 5 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप चाहे इसको एच डैश और एच बोलिए, वही बात है। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो इमेज बना है वो इमेज कैसा है, वो इमेज है रियल यानी कि वास्तविक। अब बताइए अगर कोई इमेज लेंस के केस में रियल इमेज बन रहा है तो वो रियल इमेज कैसा होगा, लेंस हो या दर्पण हो, आपको पता ही है। जैसे हमने बार बार कहा है कि जैसे पानी के साथ पूरी होता है, राम के साथ लक्ष्मण होते हैं, हीरा के साथ मोती होता है, जय के साथ बीरू होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एकदम फिक्स है ये पेयर कि रियल के साथ इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल के साथ इरेक्टेड होगा, है ना। रियल के साथ इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल के साथ इरेक्टेड होगा। तो जो प्रतिबिंब वास्तविक है वो उल्टा ही होगा और जो आभासी है वो सीधा ही होगा, ये बात एकदम श्योर है।
और अगर उल्टा है कोई भी इमेज, अगर कोई भी इमेज उल्टा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, और कोई भी इमेज अगर सीधा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, ऐसे है ना। ये वर्चुअल और इरेक्टेड हो गया, ठीक है। तो अगर कोई वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज है तो इसकी हाइट को जब आप मेजर करेंगे, हाइट ऑफ इमेज, तो ये तो आपका पॉजिटिव आएगा ऊपर की तरफ। लेकिन अगर वो रियल है तो इन्वर्टेड होगा, और इन्वर्टेड है तो नीचे की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो निगेटिव आता है। तो यहां जो हमने लिखा है आई इक्वल टू 5 टाइम्स ओ, रियल होने की वजह से हम इसको माइनस बी लगाएंगे। अगर ये वर्चुअल इमेज होता तो हम यहां पर प्लस लिखते, ठीक है। इतनी बात ही आपको ध्यान रखनी थी। अगर आप ये चीज को ध्यान नहीं देते हैं तो पूरा आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा। बस आप यहां से देखिए आई अपान ओ इक्वल टू -5 के, और ये जो आई अपान ओ है इसी को हम लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं लेंस का या मिरर का भी। लेकिन लेंस के केस में जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो होता है वी अपान यू के इक्वल, है ना। और मिरर के केस में यहां माइनस रहता है, फार्मूले में माइनस, ठीक। तो v अपान यू इज इक्वल टू माइनस में 5 हो जाएगा। आपको वस्तु की दूरी u का मान पता करना है, तो पूरे इक्वेशन को हम u के टर्म में बदलना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू माइनस में 5 टाइम्स u। तो आपको v की वैल्यू u के टर्म में मिल गई, आपको f की वैल्यू मिल गई। अब आपको लेंस का फार्मूला पता है, पतले लेंस के लिए फार्मूला 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी माइनस में 1 अपान यू। बस इसमें आप रख दीजिए वैल्यूज को, 1 अपान ये 30, 1 अपान वी की जगह पर रखेंगे माइनस ऑफ 5u, और ये 1 अपान यू, एलसीएम ले लीजिए 5u, यहाँ पर आएगा -1 और यहाँ पर माइनस में 5, -6 अपान में 5u, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5u इक्वल टू माइनस में 6 इंटू में 30, तो u इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी u इक्वल टू हो जाएगा आपका, u इक्वल टू लिखेंगे ये इससे आप कैंसिल करेंगे तो -6, और ये यहाँ से ही आ जाएगा 6, कितना हो जाएगा माइनस में 36 सेंटीमीटर। तो यानी वस्तु की जो लेंस से दूरी हो जाएगी वो आ गई है -36 सेंटीमीटर। और आप देखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेंस हो या मिरर हो या प्रिज्म हो, कुछ भी हो, हम हमेशा बाएं साइड रखते हैं। तो बाएं साइड रखेंगे तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो लेंस या मिरर के लेफ्ट साइड मेजर करेंगे तो वो निगेटिव आनी चाहिए। तो आपको पता है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है। तो अगर हम यहां पर एक भी गलती करेंगे तो हमारी यू की वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी, है ना। तो इस वजह से ये माइनस आने से एक तरह का ये वेरिफिकेशन हो गया कि हमने यहां पर सब कुछ सही किया हुआ है। अब परेशान नहीं होना, सीधे सीधे इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहां पर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसमें अगर आपसे यू की बजाय वी पूछे होते तो हम क्या करते, आसान करने के लिए, मतलब आप ऐसे भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकाल के फिर से आप ये फार्मूला यूज करेंगे, वी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपसे v पूछा जाता तो आप क्या करते, यहाँ u की वैल्यू निकालते v के टर्म में, और u की वैल्यू v के टर्म में यहाँ पर रखते, और ये यहाँ पर v ऑलरेडी था, यहाँ कोई नंबर होगा तो ये पूरा इक्वेशन एक वेरिएबल v के टर्म में बदल जाएगा, और सॉल्व करने पर डायरेक्ट आपको v की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि स्क्वायर वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर at a distance of 20 centimeter. The area enclosed by the image of the wire is. देखिए ये क्वेश्चन आपका मिरर का है, और हमने ये जानबूझ करके इस वाले लेक्चर के अंदर रखा हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है कि इसमें आपसे ये नहीं पूछ रहे कि हाइट ऑफ इमेज क्या है, बल्कि एरिया इनक्लोज्ड बाय इमेज पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन स्पेशल था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लेंस वाले टॉपिक में ऐड कर दिया है। तो देखिए इसमें क्या है कि एक हमारे पास कॉन्केव मिरर है, ये अवतल दर्पण है, और इसकी फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ है इसकी 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो इसकी फोकल लेंथ निगेटिव होगी, बाएं साइड मेजर करेंगे, और इससे सामने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट जो है एक स्क्वायर के शेप का वायर है, और उस स्क्वायर के साइड की अगर बात करें तो साइड है इसका 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर ऊपर, फिर ये और ये, इस तरीके से, है ना। ये मतलब इसी पॉइंट पर, ऐसे इधर नहीं रखा हुआ बल्कि ऐसे रखा हुआ है। अब देखिए अगर 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक स्क्वायर रखा हुआ है और उस स्क्वायर का साइड है 1 सेंटीमीटर, तो इस स्क्वायर का इस दर्पण से जो इमेज बनेगा वो इमेज भी एक स्क्वायर ही होगा। बस फर्क इतना पड़ेगा कि इस इमेज का इस लेंस ने कितना मैग्निफिकेशन किया, यानी कि उसका साइड जो होगा वो इस 1 सेंटीमीटर से अलग हो सकता है, लेकिन वो रहेगा स्क्वायर ही। तो हमें क्या करना है, एरिया इनक्लोज्ड बाय द इमेज जो पता करना है, उसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो इमेज बन रहा है उस इमेज के साइड की वैल्यू कितनी है, या कह लीजिए जो इमेज बनेगा
उसका हाइट या लेंथ कितना है। और अगर उसका हाइट मिल गया तो इसका मतलब उसके सभी साइड की उतनी ही वैल्यू होगी और हम यहां से उसका एरिया निकालेंगे अगर हमें उसका साइड मिल गया तो। ठीक है, तो मेन काम यही है कि हमें यह पता करना है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज मिल गया तो उससे बनाएंगे एक स्क्वायर और उसी का एरिया निकाल लेंगे। तो देखिए एफ की वैल्यू और यू की वैल्यू गिवन है, आपको एफ गिवन है -15 और यू है -20। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमें वी और यू दोनों चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम वी निकालने के लिए यहां पर मिरर का फार्मूला यूज करेंगे 1/f = 1/v + 1/u। ध्यान रखना है मिरर का क्वेश्चन है ये, और इसी टाइप का लेंस का भी क्वेश्चन हो सकता था। इसी वजह से यहां पर हमने ऐड किया है कि मिरर की बजाय कोई लेंस का केस हो सकता है, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वैसे ही कोई स्क्वायर कोई भी कुछ शेप का दे दिया जाएगा, तो आपसे जो इमेज बना है उससे एरिया इनक्लोज्ड पूछेंगे। तो चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, बस फार्मूला बदलेगा, मेथड नहीं बदलेगा। करना आपको यही कुछ है कि आपको उसकी हाइट निकाल के फिर उसका एरिया निकालना है। तो मिरर का फार्मूला यूज करेंगे ध्यान से, और 1/, ये हो जाएगा -15 = 1/v और प्लस 1/u, यानी ये माइनस हो जाएगा 1/ कितना 20 है ना, इसका माइनस और ये वाला प्लस दोनों माइनस हो गए। अब ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1/v = हो जाएगा -1/15 प्लस में 1/20, एलसीएम आ जाएगा 60, ये हो जाएगा -4 और प्लस में 3। तो -1/60 1/v यानी v = हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। यानी इस स्क्वायर वायर का जो इमेज बनेगा वो इसके पोल से 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा और जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर दूर है। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला अगर हम यूज करें मिरर के लिए, तो मैग्निफिकेशन m = I/O = क्या होता है, मिरर के केस में ये फार्मूला होता है -v/u के। ध्यान रखिएगा मिरर के केस में ये फार्मूला -v/u के। तो यहां से आप रखिए माइनस, और v की वैल्यू कितनी -60 और u की वैल्यू कितनी -20। माइनस से माइनस कैंसिल, इससे कैंसिल किया आपने 3, कितना आ गया -3, तो आपको मिला I/O = -3। यानी आप कह सकते हैं I = -3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर बात करें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर, यानी -3 सेंटी। यानी जो इमेज बनेगा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक तो वो रियल होगा इसी वजह से नीचे बनेगा है ना, रियल इमेज बन रहा है, और रियल इमेज इधर नीचे की तरफ बन रहा है, इस माइनस का यही मतलब है। इस साइड जितने भी इमेज मिरर के केस में बनते हैं वो रियल ही होते हैं, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट, इसी वजह से ये इमेज, और ये इमेज की हाइट इसीलिए माइनस में आई है क्योंकि ये नीचे की तरफ मेजर किया गया है, और इसकी जो हाइट है वो है 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इस स्क्वायर का जो इमेज बनेगा वो 3 सेंटीमीटर साइड वाला एक दूसरा इस टाइप का यहां पर स्क्वायर, ऐसे नहीं होगा बल्कि ये ऐसे होगा, ऐसे फैला हुआ नहीं है बल्कि ऐसे होगा, इसी पर्टिकुलर पोजीशन पर होगा इस तरीके से, और ये भी ऐसे रखा हुआ है। तो यहां पर आपका एक 3 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका अब आप यहां से आराम से एरिया निकाल सकते हैं। स्क्वायर का एरिया 3 का स्क्वायर करेंगे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। तो ये क्वेश्चन आपको अगली बार कोई लेंस का केस दे सकते हैं और उसकी फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट देकर के इमेज का एरिया आपसे पूछेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फाउंड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इज। सबसे पहले तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखिए, और दूसरा ये कि हम इसमें एक टाइप कर रहे हैं, बाकी के सारे टाइप को भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। यानी आपसे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तो ये रियल इमेज की बात कर रहे हैं, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपसे ये कॉन्केव की बात कर सकते हैं। कॉन्केव के केस में वर्चुअल जो बनता है, या फिर आपको किसी मिरर का केस दिया जा सकता है कि उसके वर्चुअल इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। तो मिरर का कोई भी मिरर हो सकता है, कोई भी आपका लेंस हो सकता है, और चाहे वो रियल हो चाहे वो वर्चुअल हो, आपको एक मेथड इसका फॉलो करना है, और इसका आंसर भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट हो गया है। तो इस क्वेश्चन में ये है कि आपको एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है, और उस कॉन्वेक्स लेंस से आपको किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, और इमेज कैसा होगा, रियल। तो रियल इमेज आपको पता है लेंस के केस में राइट साइड बनता है, और राइट साइड में रियल इमेज है, और रियल इमेज हमेशा नीचे की तरफ ही बनते हैं। तो हमने मान लिया कि इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस से जो रियल इमेज बन रहा है वो ये। सवाल में कह रहे हैं कि आपको इस ऑब्जेक्ट और इसके रियल इमेज के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बतानी है कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी अगर इस लेंस की फोकल लेंथ f है। ठीक है, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये है उसका रियल इमेज, इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस बतानी। तो हमने ये मान लिया कि इस ऑब्जेक्ट और इस इमेज के बीच की डिस्टेंस, सपोज एक जनरल डिस्टेंस हमने नाम दिया इसको क्या, d।
अब इस d की मिनिमम वैल्यू क्या होगी यही हमें पता करनी, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने इसके ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस ले लिया है कितना, x। तो अगर ये डिस्टेंस x है और ये पूरा डिस्टेंस d है तो जो बच गया वो हो जाएगा आपका d माइनस x, ठीक है ना। लेंस से ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस हमने निकाल ली। और इस रियल सिचुएशन के लिए हमारे पास लेंस का ये फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आप यहां पर सबकी वैल्यू रखिए, 1/f की वैल्यू कितनी है, f की जगह पर f होगा, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, 1/v, v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये राइट साइड में है पॉजिटिव वैल्यू, d माइनस x की पूरी वैल्यू पॉजिटिव, माइनस में 1/u, u मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और ये x है लेफ्ट साइड में है तो माइनस में हो जाएगा x, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो 1/d माइनस x और प्लस में आ जाएगा 1/x की। अब इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके आप d की वैल्यू निकालिए। तो इसको आप एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका x इंटू डी माइनस एक्स और यहाँ से आ जाएगा x और ये प्लस में d माइनस एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा d अपान, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए dx और माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/f के, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो dx माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d इंटू एफ के, ये सबको ट्रांसपोज करिए तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस dx और प्लस में df इज इक्वल टू 0। और ये x का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व करेंगे हम श्रीधराचार्य का जो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम रूट निकालेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करें, ऐसे होता ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में 2a, तो माइनस बी की जगह पर ये माइनस डी और माइनस प्लस हो जाएगा d और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी ये डी स्क्वायर और माइनस में 4 इंटू ए इंटू सी यानी हो जाएगा 4 इंटू डी इंटू एफ और अपान में आएगा 2a, a की जगह पर 1 यानी कि 2। और इसमें से आप d को अगर कॉमन लेते हैं अंदर ही स्क्वायर रूट के अंदर तो d प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d और उसके बाद आएगा d माइनस में 4f और उसके अपान में आएगा क्या 2 की। और ये जो एक्सप्रेशन आया है वो x के लिए एक्सप्रेशन आया, ध्यान से देखिएगा x के लिए। और x का मतलब क्या है, x का मतलब है इस पर्टिकुलर केस में जब इस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है उस केस में इस ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस, यानी अगर कुछ एक डिस्टेंस x आपने एज्यूम कर लिया और इस केस में आपने मान लिया कि इमेज रियल बन रहा है तो उस x की ये वैल्यू हो सकती है। और आप देखिए ये एक ऐसा केस है जिसमें अगर हम एक केस यहां पर एज्यूम करें कि जब d की वैल्यू, इस पर्टिकुलर केस में हम ये माने कि अगर d की वैल्यू क्या हो जाए, d की वैल्यू लेस देन हो जाए 4f, तो क्या ये x की कोई पॉसिबल वैल्यू बताएगा। अगर हम ये मान लें कि इस d की वैल्यू जो है वो 4f से कम है, लेंस की फोकल लेंथ के 4 गुने से कम है, तो यहां से देखिए d माइनस 4f की वैल्यू आ जाएगी निगेटिव, d माइनस 4f की वैल्यू आ जाएगी निगेटिव और स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव मतलब इमेजिनरी, और इमेजिनरी मतलब कि x की ये रियल वैल्यू या फिजिकल वैल्यू पॉसिबल नहीं। इसका मतलब जो आपने रियल इमेज बनाया है अगर आप मानते हैं कि ये रियल इमेज है तो इस x की जो वैल्यू होगी वो कुछ एक रियल वैल्यू आनी चाहिए, और रियल वैल्यू तभी आएगी जब d की वैल्यू होगी ग्रेटर आर इक्वल टू 4f के, है ना। अगर आप d की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 4f रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू रियल वैल्यू आएगी और इसका मतलब कि ऐसा पॉसिबल है। तो रियल इमेज के केस में ये वाली कंडीशन तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, इस कंडीशन में रियल इमेज बनेगा नहीं, ऐसा कोई पोजीशन ही नहीं मिलेगा जिसमें रियल इमेज बन जाए और d की वैल्यू जो है वो 4f से कम हो जाए। तो रियल इमेज बने तो इसके लिए जरूरी है d की वैल्यू 4f के बराबर होनी चाहिए या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए। सवाल में आपसे पूछा था सबसे कम दूरी बतानी है इस ऑब्जेक्ट और इस रियल इमेज के बीच में, तो सबसे कम जो डिस्टेंस हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 4f के बराबर, ठीक है। तो 4f के बराबर यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इस रिजल्ट को भी याद रखें कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का रियल इमेज यहां बना रहे हैं तो उस रियल इमेज के बनने के लिए इस कॉन्वेक्स लेंस के केस में उस ऑब्जेक्ट और इस इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 4f या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम रखेंगे तो ऐसा कोई भी केस पॉसिबल नहीं है जिसमें रियल इमेज यहां पर बन जाए। तो ये रिजल्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप इसको नोट कर लीजिए। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है वो सेम केस के ऊपर बेस्ड है, तो हम दोबारा से इसको सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि इस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, अ कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसके सामने क्या है, उसके सामने कोई एक स्क्रीन रखा हुआ है और इस स्क्रीन से स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इससे 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यहां कोई स्क्रीन है। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है
40 सेंटीमीटर, ठीक है। और बीच में रखा हुआ है एक कन्वर्जिंग लेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन एंड इट इज अटेम्प्टेड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ द सोर्स ऑन द स्क्रीन। इस सोर्स और इस स्क्रीन के बीच में एक कन्वर्जिंग लेंस रख करके ये प्रयास किया जा रहा है कि सोर्स का, इस ऑब्जेक्ट का इसके ऊपर इमेज बन जाए, स्क्रीन के ऊपर। और आपको पता है स्क्रीन के ऊपर कौन से इमेज प्राप्त किए जा सकते हैं? रियल इमेज को ही हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। वर्चुअल इमेजेस सिर्फ हम देख सकते हैं, उसको स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो स्क्रीन बोलने का मतलब कि हमें इस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज यहां पर बनाना है, ठीक है। और ये करने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, एंड इट इज अटेम्प्टेड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ द सोर्स ऑन द स्क्रीन बट देयर इज नो पोजिशन या नो पोजिशन कुड बी फाउंड। लेकिन कोई ऐसी पोजीशन ही नहीं मिली। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस मस्ट बी, यानी कोई ऐसी पोजीशन ही पॉसिबल नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज यहां पर बने। बताइए ऐसा कब हो सकता है? ऐसा कब हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट का इस कॉन्वेक्स लेंस से रियल इमेज यहां पर नहीं बन सकता? अभी पीछे हमने बताया कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट और इस इमेज के बीच की जो डिस्टेंस है, जिसको हम डी नाम देते हैं, अगर इस डी को आप 4f से कम रखेंगे तो कोई भी ऐसा पोजीशन पॉसिबल नहीं होगा जिसमें इस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज यहां पर बन पाए। आप रियल इमेज तभी बना पाएंगे जब d की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगी? 4f के, तभी पॉसिबल है। तो यहां पर कह रहे हैं कि रियल इमेज नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? रियल इमेज इसीलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि d की वैल्यू 4f से क्या हो गई होगी? कम हो गई होगी। तो आपको कह रहे हैं फोकल लेंथ बताइए, फोकल लेंथ क्या रहा होगा? फोकल लेंथ क्या रहा होगा? तो आप देखिए इस सिचुएशन में अगर इमेज नहीं बन पाए, इसका मतलब d लेस देन 4f हो गया, और d की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 लेस देन 4f, 4 से डिवाइड करिए 10 लेस देन f, यानी जो f की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10 है। यानी इस लेंस की फोकल लेंथ क्या है? ये ग्रेटर देन 10 था, इसीलिए d की वैल्यू सिर्फ 40 आपने रखी है, और यहां पर d की वैल्यू 40 से क्या हो गई? सॉरी, d की वैल्यू आपने 40 रखी है, लेकिन जो 4f की वैल्यू आ रही है वो 40 से ज्यादा हो जा रही है, इसीलिए यहां पर रियल इमेज पॉसिबल नहीं है। अगर इसकी फोकल लेंथ 10 से ज्यादा है तो ये मल्टीप्लाई करने पर इस 40 से ज्यादा आ जाएगा। तो अगर d की वैल्यू से ज्यादा हो गया 4f जो है वो d की वैल्यू ज्यादा हो गया तो कोई भी रियल इमेज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब f की वैल्यू क्या होगी? f की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 10, यानी कि नॉट लेस देन 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें, ये रिजल्ट आप याद रखें कि रियल इमेज तभी बनेगा जब d ग्रेटर और इक्वल टू 4f हो। यहां नहीं बना, इसका मतलब d लेस देन 4f है, और d की वैल्यू गिवन था, रख करके आपने f की वैल्यू निकाल ली, ऑप्शन नंबर डी मिल गया। तो हर बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं है। तो इस तरह का, इस पैटर्न का आप रिजल्ट याद रखें कि डी वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि व्हेन अ सिंगल लेंस कैमरा इज फोकस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट द लेंस टू फिल्म डिस्टेंस इज फाउंड टू बी 40 मिलीमीटर। टू फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट 0.54 मीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस द फिल्म टू लेंस डिस्टेंस मस्ट बी, ठीक है। तो यहां पर सवाल में ये कह रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया जा रहा है, और जब इमेज बनाया जा रहा है तो लेंस और फिल्म के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये है 40 मिलीमीटर, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं दी हुई है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है, जिसको सबसे ज्यादा आसानी से फोकस किया जा सकता है, ठीक है ना। ये नॉर्मल, ये अंडरस्टूड है, अगर आपको नहीं दिया हुआ तो ये इन्फिनिटी पर है। तो u की वैल्यू इन्फिनिटी, और जो v है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 मिलीमीटर। यहां से आप चाहें तो उस कॉन्वेक्स लेंस जिसकी बात चल रही है, ये जिस लेंस की बात चल रही है, यहाँ पर ये 40 मिलीमीटर इनिशियल केस में दिया हुआ है, तो इस लेंस का हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। तो आप u की वैल्यू रखेंगे कितनी? इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा, तो 1/v 1/f, यानी कि f इक्वल टू किसके? v के, f इक्वल टू v के, यानी कि 40 मिलीमीटर। इस लेंस की फोकल लेंथ हो गई 40 मिलीमीटर, ठीक है। ये केस नंबर 1 से मिला। केस नंबर 2 में कह रहे हैं कि अगर वो ऑब्जेक्ट जो अभी इन्फिनिटी पर था, अगर उस ऑब्जेक्ट को हम कहां रख दें? 0.54 मीटर डिस्टेंस पर, इस लेंस से कितनी डिस्टेंस पर? 0.54 मीटर डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट को रखें, तो इस ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए, यानी इसका इमेज इस फिल्म के ऊपर बनाने के लिए, फिल्म और लेंस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? जैसे अभी क्या था? अभी इसके बीच की डिस्टेंस 40 थी। कब? जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर था। लेकिन आप ऑब्जेक्ट को आगे ला रहे हैं और इसको अभी फोकस करके फिर से इमेज इसी के ऊपर बनाना है, तो इनको आगे पीछे एडजस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी, और उस हिसाब से आपको इस स्क्रीन या फिल्म को आगे पीछे करना होगा। तो यानी हमें
v की वैल्यू पता करनी है, u की वैल्यू गिवन है, u इक्वल टू 0.54 मीटर है, ध्यान रखना आप। और u की वैल्यू सॉरी f की वैल्यू हमने निकाली कितनी, 40 मिलीमीटर। तो हमें v की वैल्यू एक्चुअल में पता करनी है। तो यहाँ पर ये 0.5 मीटर है और ये मिलीमीटर में, तो ऐसा करते हैं इसको भी हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हो जाएगा आपका 540 मिलीमीटर, ठीक है। और ये 40, तो लेंस का फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये हो गया 1/40 इज इक्वल टू 1/v, यानी कि v पता करना है और माइनस में 1/u। अब देखिए u की वैल्यू है तो माइनस में होगा, लेफ्ट साइड में मेजर करते हैं, तो माइनस में 540, माइनस में 540, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर से इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू मिलेगा 1/40 माइनस 1/540। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 40 इंटू 540 कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 540 और माइनस में कितना हो जाएगा ये 40, यानी 500 और अपान में 40 इंटू 540। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो कुल मिला के हमें क्या मिला, ये मिला 1/v इज इक्वल टू 5/4 इंटू 5/4। तो v की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 5/4 और अपान में 5, मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 और 4 पच्चे 20 और 1 21 और बटे में 5, इससे डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो गया, और उसके बाद कितना आ जाएगा 1 और ये 6, यानी 5 3 जा 15 पॉइंट 5 2 जा 10, ठीक है ना। तो v की वैल्यू आ जाएगी 43.2 मिलीमीटर। यानी पहले सिचुएशन में जहां पर लेंस और स्क्रीन यानी लेंस और फिल्म के बीच की डिस्टेंस थी 40 मिलीमीटर, वो दूसरे वाले सिचुएशन में जब हमने ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाया तो वो दूसरे वाले सिचुएशन में हो गई 43.2 मिलीमीटर। और ऑप्शन देखिए, नॉट चेंज्ड, इंक्रीज्ड बाय, डिक्रीज्ड बाय, ऐसे दिया हुआ है। तो आप देखिए पहले 40 था, बाद में 43.2 हो गया, यानी 3.2 मिलीमीटर डिस्टेंस बढ़ गया लेंस और फिल्म के बीच का, तो इंक्रीज्ड बाय 3.2 मिलीमीटर, ठीक है। तो सिंपल सा केस था। केस नंबर 1 में ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर था, जो कि अंडरस्टूड है यहां पर। उस टाइम लेंस और फिल्म के बीच की डिस्टेंस 40 मिलीमीटर थी। फिर जब उस ऑब्जेक्ट को बढ़ा करके इन्फिनिटी से आगे ला करके 0.54 मीटर की डिस्टेंस पर रखा गया लेंस से, तो उस टाइम कह रहे हैं कि उस लेंस और उस फिल्म के बीच की डिस्टेंस कितनी चेंज हो जाएगी। तो हमने देखा कि 3.2 मिलीमीटर बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहने कि लेंसेस ऑफ पावर 3 डायोप्टर एंड -5 डायोप्टर आर कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड लेंस। An object is placed at a distance of 50 centimeter from this lens. Its image will be formed at a distance from the lens. यानी ये सिचुएशन में कह रहे हैं कि दो लेंस हैं और दोनों लेंसेस की पावर इन्होंने दी हुई है। P1 इज इक्वल टू कितना है, 3 डायोप्टर क्षमता है, और दूसरे लेंस की क्षमता है -5 डायोप्टर। तो इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस रहा होगा, ये कॉन्केव लेंस रहा होगा, है ना। ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है, तभी ये प्लस में और ये माइनस में। इन दोनों लेंसेज को पहले कंबाइन करिए आप। तो जब आप दो लेंसेज को कंबाइन करते हैं तो आपके पास ये फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 और माइनस d दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस अपान में f1 f2। लेकिन अगर उन दोनों लेंसेज के बीच कोई डिस्टेंस नहीं है, उनको आपस में चिपका करके रखा हुआ है, तो d की वैल्यू 0 होने से ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 और प्लस में 1/f2, और 1 फोकल लेंथ को ही पावर बोलते हैं, तो p इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2 के, और P1 की वैल्यू है 3 डायोप्टर और P2 की वैल्यू है -5 डायोप्टर। तो यहां से आ जाएगा क्या, -2 डायोप्टर। यानी दोनों लेंसेज को कंबाइन करने के बाद जो लेंस बन रहा है उस लेंस की पावर है -2 डायोप्टर। और अगर उस लेंस की पावर पता है तो पावर इक्वल टू 1 फोकल लेंथ होता ही है ना। इस p जो है वो हमने 1/F की जगह पर ही तो लिखा है, तो p की जगह पर हम लिखेंगे 1/f। अगर आपको फोकल लेंथ मीटर में चाहिए तो आप p की जगह पर लिखेंगे 1/f, ठीक है ना। p इक्वल टू 1/f अगर आपको फोकल लेंथ मीटर में चाहिए, और अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में चाहिए तो आप यहाँ पर f क्या लिखेंगे, यहाँ पर 100/f, ठीक। तो आप इसको ध्यान रखें। तो हमें अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकालना है, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन सेंटीमीटर में करेंगे, तो हम पावर की जगह पर 1/f की बजाय 100/f रखेंगे। ये हो जाएगा 100 ये f, लेकिन अब ये जो f आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, इज इक्वल टू कितना, -2। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आपको f की वैल्यू मिल जाएगी -50 सेंटीमीटर।
यानी इन दोनों लेंसेज को कंबाइन करने के बाद जो कंबाइंड लेंस बना, जो संयुक्त लेंस बना, उसकी फोकस दूरी है -50 सेंटीमीटर। इससे पता चल रहा है कि जो कंपाउंड लेंस बना वो एक अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस की तरह, कॉन्केव लेंस की तरह काम कर रहा है। निगेटिव साइन से पता चल गया। ठीक, यानी आप ये अब कह सकते हैं कि आपके पास एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर और उससे 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। आप बताइए, अगर लेंस की फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू कितनी है 50 सेंटीमीटर, और उससे जो ऑब्जेक्ट रखा गया वो भी 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, -50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है। तो आपको बताना है लेंस से इमेज की डिस्टेंस, है ना, लेंस से इमेज की डिस्टेंस। तो लेंस से इमेज की डिस्टेंस पता करने के लिए यानी हमें v की वैल्यू पता करनी होगी। फार्मूला हमारे पास 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आप रखिए 1/-50 इज इक्वल टू 1/v और -1/u की जगह पर -50, माइनस और माइनस प्लस, और प्लस इधर से आके फिर से माइनस, तो -1/50 और -1/50 इज इक्वल टू 1/v, तो -2/50 इज इक्वल टू 1/v। इसका मतलब v इक्वल टू आ जाएगा कितना, -25 सेंटीमीटर। और माइनस में 25 आने का मतलब ये कि जो इमेज बना है वो लेंस के लेफ्ट साइड में बना है, क्योंकि लेफ्ट साइड की डिस्टेंस निगेटिव होती है। ऊपर की पॉजिटिव, नीचे की निगेटिव, लेफ्ट में निगेटिव और राइट में पॉजिटिव। तो ये निगेटिव आने का मतलब जो इमेज बना है वो लेफ्ट में बना है। और आपको पता भी है कि कॉन्केव लेंस के केस में, अवतल लेंस के केस में, आप ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजिशन पर रख दीजिए, इमेज हमेशा लेफ्ट में बनेगा, सीधा बनेगा और ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। और उसकी लोकेशन भी होगी फोकस और पोल के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, तो v की वैल्यू 25 आ जाएगी, माइनस तो बता रहा है कि लेफ्ट साइड में बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि इन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर। इफ द प्लेन साइड इज पॉलिश्ड देन द फोकल लेंथ विल बी, और म्यू की वैल्यू जो मटेरियल यूज किया गया है उसका अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5। ठीक है, थोड़ा अलग सवाल है ये। इसमें देखिए एक कॉन्वेक्स है, ये प्लेन सरफेस है, तो ये हो गया आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में इस वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया गया है। तो अब बताना है इसका जो फोकल लेंथ होगा वो कितना होगा। और अब ये जो बन रहा है ये एक टाइप का मिरर बन गया है, क्योंकि आप देखिए इधर से कोई भी लाइट इंसिडेंट करेंगे तो वो इधर से फाइनली रिफ्लेक्ट होकर के वापस ही आएगी। तो इसका मतलब ये एक मिरर की तरह काम कर रहा है। अब ये कौन से मिरर की तरह काम कर रहा है वो हम इसके फोकल लेंथ का जो साइन आएगा उस साइन के बेसिस पर डिसाइड करेंगे। अगर इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये एक कॉन्वेक्स मिरर है यानी कि उत्तल दर्पण है, और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये एक कॉन्केव मिरर है यानी कि अवतल दर्पण है। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है एक्चुअल में। यहां पर आप कोई भी लाइट इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा, उस लाइट का, लाइट कोई भी जाएगी तो एक बार यहां पर उसका होगा रिफ्रैक्शन, फिर लाइट अंदर जाएगी, फिर यहां से होगा रिफ्लेक्शन, फिर लाइट बाहर आएगी, फिर यहां से क्या होगा उसका रिफ्रैक्शन। यानी कोई भी लाइट को आप इंसिडेंट करेंगे उसका 2 बार होगा यहां पर रिफ्रैक्शन और 1 बार होगा रिफ्लेक्शन। और इसके लिए इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है 1/, इस पूरे मिरर का, इस पूरे कंबाइंड डायग्राम का फोकल लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1/, फोकल लेंथ ऑफ लेंस और प्लस 1 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, ये फार्मूला आपको इस तरह के डायग्राम के लिए याद रखना है। चाहे इधर वाला सरफेस आपका प्लेन हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो कॉन्केव हो, यानी जब भी कोई आपको लेंस दिया जाए और उसके एक सरफेस को पॉलिश करने की बात करी जाए तो आप ये वाला फार्मूला उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें रही बात कि ये वाली वैल्यू कैसे रखेंगे, वो सिचुएशन के हिसाब से होगा। जैसे यहां जो मिरर बन रहा है उस मिरर की बात करें तो ये प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो आपको पता ही है कितनी होती है। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों इनफाइनाइट होता है, तो ये 1/इनफाइनाइट करेंगे ये पूरा हो जाएगा 0। तो इसका मतलब कि इस पूरे डायग्राम का ये जो अभी बन रहा है इसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये जो आपका लेंस बन रहा था, जो लेंस था आपके पास ये कॉन्वेक्स सरफेस था और दूसरा प्लेन सरफेस था, तो जो आपके पास लेंस था उस लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल यहां पर लिखना पड़ेगा। और लेंस मेकर फार्मूले से आप इसके लिए फार्मूला ये लिख सकते हैं 1/f की वैल्यू, तो ये 1/F इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1/, इसकी जगह 1/f की जगह पर क्या होता है फार्मूला म्यू -1, और ब्रैकेट में आता है 1/, पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस 1/, दूसरे वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जब तक आपने पॉलिश नहीं किया था, ध्यान दीजिएगा, जब तक आपने इसको पॉलिश नहीं किया था तब तक ये था एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस,
और अगर ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 ये पॉजिटिव, दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 ये नेगेटिव, और ऊपर से ये आपका प्लेन सरफेस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, माइनस में इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी होगा लेकिन माइनस में आएगा लेफ्ट साइड में। तो यहां पर आप इसकी वैल्यू रखेंगे माइनस में इन्फिनिटी, ये पूरा खत्म होकर 0 बन जाएगा। 1/r1 जो है यानी इस कॉन्वेक्स सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्वेश्चन में दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो ये 1/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू की वैल्यू है 1.5 - 1, और इस r की जगह पर रखेंगे 10, इससे इसको कैंसिल करिए 5, यहाँ से आ जाएगा 0.5 और अपान में 5, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, इससे इसको 10 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10। 1/f इक्वल टू 1/10 यानी f इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और देखिए f की वैल्यू प्लस में आई है, इसका मतलब कि अब ये जो पॉलिश करने के बाद मिरर बना हुआ है उस मिरर का नेचर क्या हो जाएगा, उस मिरर का नेचर हो जाएगा कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण। यानी जब आप एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को में प्लेन सरफेस को पॉलिश कर दे रहे हैं यहां पर इस सिचुएशन में, तो वो एक आपका 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की तरह काम कर रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आपको इस तरह के सवालों का भी ध्यान रखना है। बहुत सारे सवाल इस टाइप के आते हैं, यहां पर प्लेन की बजाय आपका कॉन्वेक्स केस भी हो सकता था, तो अगर ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, और अगर ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ आपको पता है क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, तो आपको इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा यहाँ पर r/2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग तरह के सिचुएशन बना के दिए जाते हैं, तो उसमें से एक सवाल हमने लिया था, और ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं इसके लिए, मतलब जब भी आपका लेंस का एक सरफेस पॉलिश किया जाए तो ये फार्मूला है उसका, जनरल फार्मूला। बाकी ये FL की वैल्यू लेंस मेकर फार्मूले से, और ये जो मिरर वाला हिस्सा है वो प्लेन मिरर है, कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, उसके अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा या इनफाइनाइट जो भी रखना है आप वहां पर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि इन डिस्प्लेसमेंट मेथड द लेंथ ऑफ इमेजेस इन टू पोजीशन ऑफ लेंस आर 9 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज। डिस्प्लेसमेंट मेथड आपको पता होगा, डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम किसी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालते हैं, और उसमें क्या होता है कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम कोई लेंस रखते हैं, और इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस की हेल्प से एक इमेज यहाँ पर स्क्रीन पर बनता है, ये हाइट है उस इमेज का। और हम फिर क्या करते हैं, एक दूसरा सिचुएशन है, हम इसको और खिसकाते हैं आगे, तो इस वाली पोजीशन के लिए भी हमें उसी ऑब्जेक्ट का एक और इमेज वहीं पर बनता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये छोटा सा है। तो ये जो दोनों इमेजेस बने हैं, अगर हम इस पहले बड़े वाले इमेज को बोल रहे हैं, सपोज ये I1 है, और जो छोटा वाला इमेज बना इसको हम बोल रहे हैं I2, और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट को हम बोलें O, तो इनमें और इनकी हाइट में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि O इज इक्वल टू √I1 I2। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट मेथड के केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेजेस के इसको क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल मीन के बराबर होता है। ठीक है ना, तो O इक्वल टू √I1 I2 होता है, और सवाल में वही I1 और I2 दिया था। दोनों ही केस में जो इमेज बने, छोटा वाला इमेज है 4 सेंटीमीटर, बड़ा वाला जो इमेज बना था वो 9 सेंटीमीटर, तो 4 और 9 36, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है C है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि ये जो दोनों इमेजेस यहाँ पर बने हैं आपके, ये I2 वाला और ये I1 वाला, इन दोनों इमेजेस की अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें, जैसे छोटे वाले इमेज की मैग्निफिकेशन की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज I2 और अपान में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट O। इसी तरह दूसरे वाले की बात करें, M2 की बात करें तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज I1 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट O। आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, वो माइनस में आएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये M1 इंटू M2 की बात करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और देखिए क्या आया, I1 अपान O इंटू I2 अपान O। ठीक, तो क्या मिला, I1 I2 और अपान में आएगा O का स्क्वायर, और आप देखिए यहां से O का स्क्वायर किसके बराबर है, O का स्क्वायर करेंगे तो ये I1 I2 के ही बराबर है, यानी ये पूरा इस पूरे से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इन दोनों इमेजेस का जो आया है उनका जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आप इस डिस्प्लेसमेंट मेथड के केस में याद रखें। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक और फार्मूला यहां पर है कि फोकल लेंथ अगर आपको निकालना है इस लेंस का, तो उस फोकल लेंथ के लिए क्या फार्मूला है, अगर इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में लेंस के बीच की डिस्टेंस a है, तो फोकल लेंथ का फार्मूला है F इक्वल टू D² माइनस A² अपान 4D की। F इक्वल टू D² माइनस A² अपान में 4D के, जहां पर D का मतलब है इस ऑब्जेक्ट और इस इमेज के बीच की
डिस्टेंस। और एक कंडीशन होती है कि डी की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 4f होनी चाहिए, तभी ये रियल इमेज बनेगा, जो कि आपने पीछे भी देखा है ना। डी की वैल्यू ग्रेटर देन 4f है, ग्रेटर इक्वल टू 4f, तभी ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो f इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में 4d, ये इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के लिए फार्मूला है। दोनों इमेजेस के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट है 1, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू अंडर रूट हाइट ऑफ दोनों इमेज जो है उनका प्रोडक्ट। ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले आप डिस्प्लेसमेंट मेथड के केस में याद रखें, और ये कंडीशन भी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज f if it makes the imaginary image of size of n times that of an object, the distance of object from the lens is। ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक उत्तल लेंस है, और इसकी फोकस दूरी f है, और ये क्या करता है, एक इमेजिनरी इमेज बनाता है n गुना साइज का किसी भी ऑब्जेक्ट का। मतलब आपने इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उस ऑब्जेक्ट का ये एक इमेजिनरी इमेज बनाता है। तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में या किसी भी लेंस के केस में जो वर्चुअल या इमेजिनरी इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के ही साइड बनता है, और यहां पर कह रहे हैं जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से n गुना बड़ा है। यानी आप कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इज n टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो इमेज है वो वर्चुअल या इमेजिनरी है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, और ऊपर बनेगा इसीलिए पूरी हाइट जो आई की वैल्यू है ये पूरा किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो यहां से आप निकालेंगे आई अपान ओ इज इक्वल टू एन, और लेंस के लिए इस मैग्निफिकेशन का जो दूसरा फार्मूला है लिखने का तरीका है v और u के टर्म में, वो कितना होता है, वो होता है v अपान यू। तो v अपान यू इक्वल टू हो गया क्या, n के। एक चीज तो यहां से हमें रिलेशन मिल गया। हमें पता क्या करना है, हमें पता ये करना है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, यानी इस ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस, यानी हमें u की वैल्यू पता करनी। ठीक है, और इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, f है। तो अगर हमें u की वैल्यू पता करनी है तो हमें यहां से v की वैल्यू को भी u के टर्म में निकालना होगा, n इंटू यू के बराबर लिख लेते हैं, और हमें v मिल गया, हमें f मिल गया। अब हम u निकाल सकते हैं लेंस के फार्मूले से, 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू करेंगे, और यहां से 1 अपान f की जगह पर f, और v की जगह पर एन यू, और माइनस में 1 अपान यू। एलसीएम लिया तो ये हो गया कितना, एन यू, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस यहां से आ जाएगा n, तो यहां से f क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो या तो u को इधर ले आइए तो आपको मिलेगा u इक्वल टू 1 माइनस एन, और अपान में n, और इनटू में क्या। देखिए अगर आप यहां से अभी आंसर मैच कराएंगे तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। जब हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u की बात कर रहे हैं तो वो u की वैल्यू हमेशा निगेटिव साइन के साथ मिलनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट में रखते हैं, चाहे मिरर का केस हो चाहे लेंस का केस हो। तो u की वैल्यू माइनस के साथ मिलनी चाहिए। अभी हमारे पास कोई माइनस यहां पर नहीं है, यानी ये u की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसमें हमने अपना माइनस भी डाल दिया हुआ है। तो हमें वो माइनस को पहले बाहर निकालना होगा, इसके लिए हम माइनस को कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा n माइनस 1 अपान में n। अब ये इंटू में हो गया क्या, f के। यानी ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं यहां पर, ये है एक्चुअल में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये माइनस साइन ये बता रहा है कि u की वैल्यू लेफ्ट साइड में मेजर की गई। क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अननोन क्वांटिटी जो है वो अपने साइन के साथ मिलता है। पीछे भी आपने कई सवाल किए, v की वैल्यू कभी माइनस में मिल रही, u की वैल्यू तो हमेशा माइनस में मिलती है। तो u की वैल्यू ये वैल्यू है, और ये माइनस बता रहा है कि इसको लेफ्ट साइड मेजर किया गया है। तो ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी लेंस। तो n माइनस 1 अपान n इंटू एफ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि ये जब भी u वाली बात हो, ऐसा ही इसी तरह का एक सवाल लेक्चर नंबर 1 या 2 में भी था, उसमें से भी हमें माइनस कॉमन लेना था, तभी हमारा आंसर मैच करता है, क्योंकि u की वैल्यू माइनस के साथ होती है। ठीक है, और ऑप्शन हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, इसे माइनस के साथ करके नहीं देता है। तो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि कॉन्केव लेंस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज बोथ सरफेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर r on immersion in a medium of refractive index 1.75 the lens will behave as। यानी एक कॉन्केव लेंस है, एक अवतल लेंस है, और इनके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या r के बराबर है। देखिए पहला सरफेस ये r1, दूसरा सरफेस ये r2, और ये लेफ्ट में है तो r1 इक्वल टू माइनस r, और ये राइट में है तो r2 इक्वल टू प्लस में। ठीक है, दूसरा ये कह रहे हैं कि इसका जो मटेरियल है ये ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना, 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
और इसको जिस लिक्विड के अंदर डुबाया गया है उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देने का मतलब लिक्विड का एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये दिया हुआ कितना 1.75। तो आपको बताना है कि इस लेंस को जब इस लिक्विड के अंदर डुबाएंगे तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी और इसका नेचर कैसा होगा, ये अभिसारी नेचर का होगा कि अपसारी होगा, यानी ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा कि डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा। देखिए जब हमने इसको लिक्विड के अंदर डुबाया तो लिक्विड के अंदर डुबाने पर क्या होगा, अब लाइट जो है लिक्विड से होते हुए ग्लास के अंदर जाएगी, यानी हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, यानी इस लेंस का इस जल या इस द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ऐसे में फार्मूला हो जाएगा लेंस मेकर फार्मूला 1/FL यहां लिखेंगे क्योंकि लिक्विड में डुबाया गया है, और यहां पर म्यू की जगह पर क्या होगा L म्यू जी, क्योंकि लाइट लिक्विड से होते हुए ग्लास के अंदर जा रही है, -1, और उसके बाद आएगा यहाँ 1/R1 - 1/R2। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, यही आपको 1 ये जो FL है यही आपको पता करना है। और L म्यू जी का फार्मूला आपको पता ही है, ये होता है A म्यू जी और अपान में हो जाएगा A म्यू L। ये बिल्कुल वही है जैसे W म्यू जी का फार्मूला आपने 3 पैरेलल मीडियम के लिए लिखा था, W म्यू जी इक्वल टू A म्यू जी अपान A म्यू W। तो बस हम यहाँ पर W वाटर की जगह पर एक जनरल नाम लिख रहे हैं, क्या, लिक्विड, यानी कि कोई भी द्रव, और उसके बाद है -1, और ये 1/R1 की जगह पर -R हो जाएगा और ये 1/R2 की जगह प्लस में R हो जाएगा, -1/R - 1/R मिलके -2/R, और यहाँ हम इन सब की वैल्यू रख सकते हैं। ये वैल्यू है 1.5 और ये वैल्यू है 1.75 और -1, और यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा 2/R इज इक्वल टू 1/FL के। देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 1.5 में से 1.75 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस में 0.25 और अपान में आएगा 1.75, और यहां से कितना आ रहा है, यहां से आ रहा है माइनस में 2/R। एक तो ये माइनस और ये माइनस होगा प्लस, दूसरा इस 0.25 से 1.75 को कैंसिल करेंगे, 7 टाइम्स डिवाइड होगा तो 2/7R के बराबर आ गया 1/FL। तो FL इक्वल टू हो जाएगा 7R/2 की। 7R/2 का मतलब आप इसको बोल सकते हैं 3.5 इंटू R के। और देखिए जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव आई, और पॉजिटिव फोकल लेंथ का मतलब उत्तल लेंस की बात है, और उत्तल लेंस को ही हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं क्योंकि ये लाइट रेज को कन्वर्ज करती। तो आपका जो आंसर ये होगा कि इस लेंस को जब लिक्विड के अंदर डुबाएंगे तो जो कॉन्केव लेंस था अब वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा, यानी जो डाइवर्जिंग लेंस था अब वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा, और इसका फोकल लेंथ होगा 3.5R। तो 3.5R और डाइवर्जिंग लेंस, इसका मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस, उत्तल लेंस है ना, तो कन्वर्जिंग लेंस 3.5R फोकल लेंथ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर फोकल लेंथ आपसे न पूछे होते, सिर्फ नेचर पूछे होते, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट भी दे सकते थे, क्योंकि आपको इन बातों को याद रखना है। ये मैं हटा रहा हूं इसको, ये बात आपको हमने बताया था थियरी वाले लेक्चर में कि अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास यानी लेंस का, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और जिस लिक्विड के अंदर आपने इसको डुबाया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ऐसे में क्या होगा कि उस लेंस को डुबाने के बाद उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन जो नेचर होगा वो चेंज नहीं होगा, नेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल डुबाने पर भी उत्तल रहेगा, अवतल लेंस है तो डुबाने पर भी अवतल रहेगा, सिर्फ फोकल लेंथ वहां डुबाने के बाद बढ़ जाएगी। ये केस था। दूसरा, अगर म्यू जी और म्यू एल मतलब उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आपके लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों सेम हो तो एफ की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, और आपका जो लेंस है वो ग्लास प्लेट की तरह काम करने लगेगा, और साथ में वो इनविजिबल हो जाएगा या डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, वो लेंस आपको दिखाई नहीं देगा। और तीसरा केस आपने पढ़ा था, तीसरा केस क्या था कि आपका अभी देखिए क्या, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था फिर ज्यादा हुआ, मतलब इसके बराबर हुआ, अब ज्यादा हो जाएगा, यानी आपका म्यू जी कम है और म्यू एल ज्यादा है, मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में लेंस का जो नेचर है वो चेंज हो जाता है, लेंस का जो नेचर है वो चेंज हो जाता है, यानी कि अगर वो कन्वर्जिंग लेंस है तो डाइवर्जिंग हो जाएगा, और डाइवर्जिंग है तो वो कन्वर्जिंग हो जाएगा। जैसा कि सवाल में भी आप देख रहे हैं कि सवाल में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और लिक्विड का 1.75 है, तो इसको इसके अंदर डुबाने के बाद क्या होगा, नेचर चेंज हो जाएगा। जो आपका कॉन्केव लेंस था वो अंदर डुबाने के बाद क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। तो ये चीज आपको यहां से मिल जाएगी।
लेकिन फोकल लेंथ भी निकालना था, इसलिए कैलकुलेशन करना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब कौन बनाता है? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब चाहिए। तो आभासी सीधा मतलब वर्चुअल इरेक्टेड इमेज की बात है। तो वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज कौन कौन लोग बनाते हैं ये आप याद कर लीजिए। देखिए, आपने जब दर्पण पढ़ा हुआ था, मिरर पढ़ा हुआ था, तो उसमें हमने बताया था कि आपका ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज बनाता है। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज हमेशा ये बनाता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा, लेंस के केस में जब हम आए तो हमने आपको बताया कॉन्केव लेंस के बारे में, और कॉन्केव लेंस में भी आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर रखिए, किसी भी पोजीशन में रखिए, ये उसका इमेज जो है हमेशा बनाएगा वर्चुअल और इरेक्टेड और ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा, और ये भी बनाएगा ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा। मतलब इन दोनों के जो आप कह सकते हैं रिजल्ट आ रहा है ना, वो बिल्कुल एक जैसा, कि इमेज हमेशा बनेगा वर्चुअल, इरेक्टेड और स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमेशा हर कंडीशन में। बाकी अगर हम बात करें कॉन्केव की, हम बात करें ये कॉन्वेक्स लेंस की, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी बनाते हैं वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज, लेकिन हमेशा नहीं बनाते। छठे वाले केस में ये बनाता है वर्चुअल और इरेक्टेड, छठे वाले केस में ये भी बनाता है वर्चुअल और इरेक्टेड, लेकिन इनका वर्चुअल इरेक्टेड और इनका वर्चुअल इरेक्टेड अलग है। इनका वर्चुअल भी होता है, इरेक्टेड भी होता है, और ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा भी होता है, लेकिन इनका जो वर्चुअल इरेक्टेड बनता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, और इनका भी वर्चुअल इरेक्टेड ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। तो ध्यान रखना है, बनाने को तो ये भी बना दें, लेकिन ये हमेशा नहीं बनाते, एक स्पेशल केस में बनाते, छठे केस में, लेकिन ये दोनों हमेशा वर्चुअल इरेक्टेड और स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है इमेज को बनाते हैं। तो इसमें से आप ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, आपका कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्केव लेंस है। तो कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। और कॉन्केव लेंस तो दिया नहीं इन्होंने, क्योंकि दो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, हो सकता था ये ऑप्शन काट के ये वाला ऑप्शन यहाँ पर देते थे कॉन्केव लेंस का, तब भी ठीक था। ठीक, अगला सवाल नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि एक प्रकाश दीप्त वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। लेंस के दूसरी तरफ एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण रखा है। तो इसकी दूरी, इसकी मतलब उत्तल दर्पण की दूरी लेंस से क्या होगी कि खड़ा प्रतिबिंब वस्तु की जगह पर ही बने। ठीक है, पहले तो इस सिचुएशन को समझ लीजिए, फिर हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं। यहां पर आपके पास एक उत्तल लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, और इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दिया हुआ है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और इसकी फोकल लेंथ एफ की वैल्यू कितनी है, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। और इस कॉन्वेक्स लेंस से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी यहां से लाइट जा रही है। तो आप कह सकते हैं U इक्वल टू ये 30 सेंटीमीटर माइनस के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहां पर एक कॉन्वेक्स मिरर, एक उत्तल दर्पण रखा हुआ है, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो सवाल में कह रहे हैं कि इस दर्पण की इस लेंस से दूरी बताइए कि इसको इससे कितनी दूरी पर रखा जाए कि जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर सेम पोजीशन पर इसका इमेज भी इसी के ऊपर बने। आपको इस लेंस, इस मिरर की इस लेंस से डिस्टेंस बतानी है कि इस 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे ऑब्जेक्ट की जगह पर ही इसका इमेज बने। अब देखिए, इस बात को आप समझिए कि जहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर आप वहीं पर इमेज बनाना चाहते हैं, इसका मतलब जो भी लाइट रे इससे ऐसे गई होगी आगे, जिस भी तरह से गई होगी, उसको सेम पाथ पर वापस आना होगा, तभी तो यहीं पर इमेज बनेगा, है ना। जिस तरह से, जिस रास्ते से लाइट गई होगी, अगर उसी रास्ते से वो ट्रेस करते हुए यहां पर आएगी, तभी तो यहीं पर इमेज बनेगा, नहीं तो वो जहां किसी और दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी तो वहीं पर इमेज बन जाएगा। लेकिन यहां पर आपका ये मिरर है, तो यहां से रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्ट होकर के ये जो लाइट अब आएगी, अगर सेम पाथ से रीट्रेस करते हुए आएगी, तभी तो यहीं पर इमेज बनेगा। इसका मतलब सेम पोजीशन पर इमेज बनाने के लिए लाइट को अपने पाथ को ट्रेस करना होगा, रीट्रेस करना होगा। और यहां तो ठीक है, चलिए ये यहां से गया और इस लेंस ने इस लाइट को ऐसे मोड़ा। अब बताइए ये वापस इधर क्यों आएगी, वापस इधर आने के लिए क्या करना होगा? ये लाइट ऐसे जब जाएगी, ये वापस इधर तभी आएगी जब ये लाइट किधर की तरफ जा रही होगी, इस कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होगी।
क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने वाली लाइट सेम पाथ पर वापस आ जाती है। तो ये जो सीधे लाइट जा रही थी, इस लेंस ने उसको मोड़ा होगा और ऐसा मोड़ा होगा कि वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होगी और फिर से यहां से जा तो नहीं पाएगी, ये वाला हिस्सा नहीं रहेगा, ये डॉटेड रहेगा, जा तो नहीं पाएगी क्योंकि पॉलिश किया गया। तो ये यहीं से, ये जो ऐसे जा रही थी, यहीं से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम पाथ पर और फिर से वो रिट्रेस करते हुए यहां पर आ जाएगी, यहीं पर जहां पर ऑब्जेक्ट था वहीं पर इमेज बच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि ये जो लाइट ऐसे जा रही है ये यहां पर सी की तरफ जाएगी। यानी सिंपल सी बात यह है कि ये जो आपका लेंस है वो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बना रहा है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बना रहा है। ठीक है ना, यानी इसका ये जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा वो ये होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज ये है, जिसमें से ये वाली डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अब आपको ये वाली डिस्टेंस पता करनी है, ये बीच वाली। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम v की वैल्यू पता कर लेते हैं। इस v में से 10 को माइनस कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस लेंस और इस मिरर के बीच की डिस्टेंस हमें मिल जाएगी। तो आपको u पता है, आपको f पता है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज तो आप निकाल ही सकते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v और माइनस में 1/u, यानी 1/ ये f की जगह पर कितना हो जाएगा 20, कॉन्वेक्स है तो प्लस में लिखेंगे 20 इज इक्वल टू 1/v पता करना है, माइनस 1/u कितना है माइनस में 30, माइनस माइनस प्लस इधर आके फिर से माइनस 1/v इक्वल टू 1/20 और माइनस में 1/30। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 60, कितना हो जाएगा ये 3 और माइनस में 2 यानी 1/60, 1/60 1/v के बराबर, तो v इक्वल टू कितना 60 सेंटीमीटर। मतलब ये कि ये जो लाइट इन्होंने ऐसे कन्वर्ज किया था, ये लाइट आगे जाकर के इस प्रिंसिपल एक्सिस को कहां पर काटेगी, सी वाले पॉइंट पर, और सी वाला जो पॉइंट है उस लेंस से कितनी डिस्टेंस पर है 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और इस सी का इसके मिरर के पोल से डिस्टेंस जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर, तो पूरा 60 है, इतना 10 है, इसका मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या 50 सेंटीमीटर। यानी आपको इस मिरर को इस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर रखना होगा, तभी इसी ऑब्जेक्ट की जगह पर ही उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये तो आपका सवाल हो गया। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना होगा, कभी भी कोई भी इधर मिरर हो जाए, कॉन्वेक्स हो जाए, कॉन्केव हो जाए, प्लेन मिरर हो जाए, आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप ऑब्जेक्ट की जगह पर ही इमेज बनाना चाहते हैं तो लाइट को अपने पाथ को रीट्रेस करना होगा, तभी वहीं पर इमेज बनेगी, क्योंकि लाइट जहां पहुंचेगी वहीं तो इमेज बनेगा। तो लाइट को सेम रास्ते से वापस आना होगा, और सेम रास्ते से वापस आने के लिए आपका इधर कॉन्वेक्स मिरर है तब भी सी की तरफ जाना होगा, वापस आएंगे, और कॉन्केव होगा तब भी सी की तरफ जाना होगा, तभी तो वापस आएंगे। क्योंकि आपने इमेज फॉर्मेशन के 3 रूल में मिरर वाले केस में ये पढ़ा हुआ है कि सी की तरफ जो लाइट जाती है वो बिल्कुल सीधे वापस आ जाती है। हाँ, अगर इधर प्लेन मिरर है तो फिर ऐसी कोई कंडीशन नहीं, ये जैसे भी जा रही होगी सेम ऐसे ही वापस आ जाएगी। ठीक है ना, तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, यही चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम पोजीशन पर है तो इस लाइट को आगे जो भी मिरर है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ले जाना होगा, तभी ये पॉसिबल है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर इक्वेशन यूज करेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, गिवन दैट a and g इक्वल टू 3/2, a and w इक्वल टू 4/3, if a convex lens of focal length 10 centimeter is placed in water, then its focal length in water is। ठीक है, कर देता हूं मैं इसको भी, कि अगर आप लेंस जब एयर में था, देखिए लेंस जब एयर में था तो उसकी फोकल लेंथ कितनी थी, वायु में इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। लेकिन कह रहे हैं जब इसको द्रव के अंदर डुबाया जाए, जल के अंदर डुबाया जाए, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी। ठीक है, तो हमारे पास लेंस मेकर फार्मूला है, तो हम एयर के केस में लेंस मेकर फार्मूला यूज करें 1/fa इक्वल टू, एयर के केस में यहां पर होगा a म्यू g माइनस में 1, और ये आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। इसी तरह से हम वाटर के केस में फार्मूला यूज करें 1/fw इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा w म्यू g माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। इन दोनों इक्वेशन को आपस में आप डिवाइड करिए तो ये वाले पार्ट से ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1/fa डिवाइडेड बाई 1/fw इज इक्वल टू, इस साइड से मिलेगा a म्यू g माइनस 1, और अपान में इस साइड से मिलेगा w म्यू g और माइनस में 1। अब देखिए ये पूरा पार्ट उल्टा होके ऊपर चला जाएगा, तो आपको मिलेगा fw अपान में fa इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, a म्यू g की वैल्यू कितनी है, a म्यू g या a एन जी की वैल्यू है 3/2, और ये हो गया माइनस में 1 अपान में, यहाँ पर w म्यू जी का फार्मूला यूज करेंगे, w म्यू जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a म्यू जी और अपान में a म्यू w। तो a म्यू जी की वैल्यू पता ही है 3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 अपान a एंड w की वैल्यू कितनी 4/3, और उसके बाद ये -1 सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से ये 3/2 है, 3/2 -1,
तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 1/2, 1/2। यहाँ से ये 3/2 और 4/3 रिवर्स होकर मल्टीप्लाई करेंगे 9/8, तो 9/8 - 1 यानी 1/8, 1/8 उल्ट ये मल्टीप्लाई करिए 1/2 इंटू 8/1 यानी कितना आ गया 4। एफ डब्ल्यू अपान एफ ए इक्वल टू 4, एफ डब्ल्यू अपान एफ ए इक्वल टू 4, तो इसका मतलब एफ डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स एफ ए। एफ ए की वैल्यू 10 है तो 4 टाइम्स करेंगे कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर हो गया 40 सेंटीमीटर। तो जिस लेंस का वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर था, उसको जब हम द्रव के अंदर जल के अंदर डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कि टू थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ईच ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर आर प्लेस्ड कोएक्सियली with their optic centers 0.5 मीटर apart, then the focal length of combination is। यानी आपको दो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दिया है, मतलब उसके ये जो कॉन्वेक्स सरफेसेस हैं उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, और दोनों की जो फोकल लेंथ है, दो लेंस हैं ऐसे बिल्कुल सेम है ना, और इन दोनों लेंसेज की जो फोकल लेंथ है वो है 0.2 मीटर, और इनके बीच की जो इनके ऑप्टिकल सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 0.5 मीटर। तो आपको बताना है फोकल लेंथ ऑफ दी कॉम्बिनेशन, यानी इस पूरे को कंबाइन करने के बाद जो लेंस बन रहा है ये, इसकी फोकल लेंथ बतानी है। तो हमने इसका फार्मूला 2-3 बार पीछे यूज किया, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, और आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं कि एन एयर बबल इन कंटेन्ड इन इनसाइड द वाटर इट बिहेव्स एज। सिंपल सी बात है, अगर हम एयर बबल की बात करें, ये एयर बबल हो गया, गोल सा आप स्फीरिकल सा ले लीजिए, तो एयर बबल मतलब ये एयर से मिलकर बना हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। लेकिन आप जब इसको किसी लिक्विड के अंदर बात कर रहे हैं, लिक्विड यानी वाटर के अंदर बात कर रहे हैं, तो आपको पता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 यानी 1.33। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, अगर आप उसको 1.33 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम के अंदर डुबाएंगे और इसको हम एक लेंस की तरह ले लें, है ना, ये ट्रांसपेरेंट है और कर्व सरफेस भी है, तो ये लेंस का केस है, एक तरह का ये लेंस है। तो एक ऐसा लेंस जो एयर बबल से मिलकर बना हुआ, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, और उसको आपने जिस मीडियम के अंदर डुबाया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे भी ज्यादा था, तो आपको पता है इससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में डुबाने पर क्या होता है। अभी हमने बताया कि कम वाले में डुबाने पर क्या होता है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है, नेचर नहीं बदलता। बराबर वाले में दोनों इसका फोकल लेंथ कंबाइंड हो जाता है, फोकल लेंथ इन्फिनिटी यानी कि ये डिसअपियर हो जाता है, और ज्यादा वाले में डुबा देंगे तो इसका जो नेचर है वो बदल जाता है। अगर ये कॉन्वेक्स था तो कॉन्केव हो जाएगा, कॉन्केव था तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये उभरा हुआ सरफेस है, कॉन्वेक्स लेंस है, एयर बबल एक कॉन्वेक्स लेंस है, और इसको जब आपने इस वाले मीडियम के अंदर डुबा दिया तो अब ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह नहीं बल्कि कॉन्केव लेंस की तरह काम करने लगेगा, यही इसके अंदर चेंज आ जाएगा, तो कॉन्केव लेंस की तरह काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एयर बबल को किसी भी लिक्विड के अंदर डुबाएंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा ही होगा और वो कॉन्केव लेंस की तरह काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये आपके सामने एक लेंस दिया हुआ है, इसमें दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल यूज किया गया, ऊपर अलग है और नीचे अलग है, और इन्फिनिटी से अगर कोई लाइट आ रही है तो आपको बताना है कि उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। इसमें करें 2 इमेजेस आर फॉर्म्ड, इसमें करें कंटिन्यूअस इमेजेस इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकल पॉइंट ऑफ अपर एंड लोअर लेंस, और दूसरा कह रहे हैं कि 1 इमेज इज फॉर्म्ड, और इसमें से करें नन ऑफ दीज एबव। देखिए आपको पता है जब आपका पूरा लेंस एक ही मटेरियल से बना होता है तो उसका एक इमेज बनता है, क्योंकि पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन होकर के वो एक ही पॉइंट पर फोकस हो जाता है जाकर। लेकिन अगर आपने दो अलग अलग मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाया है तो इस मटेरियल का और इस मटेरियल की वजह से जो इस लाइट का रिफ्रैक्शन होगा वो अलग अलग पोजीशन में होगा, तो इसकी वजह से अलग जगह पर इमेज बनेगा और इसकी वजह से अलग जगह पर इमेज बनेगा, यानी दो इमेज बनेंगे सामने जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा उसका, क्योंकि ये अलग लेंस हो गया, ये अलग लेंस हो गया। अलग लेंस क्यों? क्योंकि अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, भले एक ही का हिस्सा दिख रहा है लेकिन उससे मतलब नहीं, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अलग अलग अपवर्तनांक है, तो अलग अलग ये रिफ्रैक्शन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग पोजीशन पर इमेज बनेगा, यानी दो इमेज यहां पर दिखाई देंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें करें 2 सिमिलर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आर कंबाइंड टुगेदर इन 3 डिफरेंट वेज एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ इन द 3 केसेस विल बी। अगर ये एक लेंस है, आपके पास 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और उन दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को एक साथ कंबाइन किया गया है, ठीक है ना। 2 सिमिलर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आर
combined together in 3 different ways as shown in figure, the ratio of focal length in the 3 cases will be. सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा लेंस है और इसकी फोकल लेंथ आप कह रहे हैं f है, तो इसको जब बीच में से इसके ऑप्टिक एक्सिस से काटेंगे या प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर काटेंगे तो आपको ऐसे दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मिल जाएंगे। और जो दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आपको मिले इसमें इसका भी फोकल लेंथ होगा 2f और इसका भी फोकल लेंथ होगा 2f के। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरा, अगर हम इन दोनों लेंसेस को जो बिल्कुल एक जैसे हैं, इन 2f फोकल लेंथ है 2f फोकल लेंथ है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के हमारे कई तरीके हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हम इसको बिल्कुल इसी तरह से कंबाइन करें तो ये बन जाएगा, है ना, इसको अगर ऐसे कंबाइन करें तो ये बन जाएगा। दूसरा, हम इसको ऐसे कंबाइन कर सकते हैं कि दोनों का जो कर्व सरफेस है वो एक दूसरे के जस्ट आमने सामने हो। और तीसरा, हम ये कर सकते हैं एक ऐसे हो जाए और दूसरा भी ऐसे हो जाए। तो ये 3 अलग अलग तरीके हो सकते हैं एक दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को आपस में कंबाइन करने। लेकिन ध्यान रहिए कि अगर आपका ये लेंस आपने जब ब्रेक किया था तो ब्रेक करने के बाद ये पूरे के फोकल लेंथ f था, ब्रेक करने के बाद ये 2f है, ये 2f है ना, ये 2f है, ये 2f है, ये 2f है, ये 2f। लेकिन ये पूरा कंबाइन करेंगे, ये पूरा कंबाइन करेंगे और ये पूरा कंबाइन करेंगे। पूरा कंबाइन करने के बाद ये भी f है, ये भी f है और ये भी f है। एक तो ये केस हो गया। और एक दूसरा भी केस है कि अगर हम सपोज कि हमारे पास ये जो लेंस है, इस लेंस को हम ऑप्टिक एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर या प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग काटें, तो काटने के बाद अगर सपोज इसका पूरा फोकल लेंथ f है तो काटने के बाद अब ये जो हिस्सा बचा एक ये और एक और हमारे पास हिस्सा बचा ये, इनकी फोकल लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आता है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से काटेंगे तो काटने के बाद फोकल लेंथ डबल हो गया और इस तरह से काटेंगे तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। और इस तरह से काटने के बाद भले ही फोकल लेंथ डबल हो गया, लेकिन अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं, इन दोनों कंबाइन करते हैं, इन दोनों कंबाइन करते हैं, किसी भी तरीके से आप कंबाइन कर रहे हैं तो टोटल फोकल लेंथ में कोई भी चेंज नहीं। ये भी f है, ये भी f है और ये भी f है। यहां पर क्या होगा, अगर आपने इन दोनों को जैसे इसको काटा तो फोकल लेंथ में चेंज नहीं आया, लेकिन कंबाइन करने का तरीका यहां मैटर करता है ना। तो सबसे पहले तो आपको इस सवाल का जवाब बता देते हैं कि जब आप चाहे ऐसे ऐसे कैसे भी कंबाइन करिए, अगर हर बार कंबाइंड फोकल लेंथ सेम ही है तो इनका जो रेशियो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी 1:1:1 आएगा। ठीक है, ये पहला रिजल्ट आप याद रखें कि इस तरह से काटने के बाद फोकल लेंथ होता है दोगुना, एक एक हिस्से का, इसका जो भी पूरा था इसका 2f हो जाएगा, ये भी 2f हो जाएगा। लेकिन इसको आप ऐसे जोड़िए, ऐसे जोड़िए, ऐसे जोड़िए, मतलब दोनों कर्व सरफेस आमने सामने हो, लेकिन एक कर्व या तो एक कर्व हो, एक प्लेन हो या दोनों प्लेन हो, हर केस में कंबाइन करने के बाद सेम रिजल्ट आता है। ये चीज आपको इस केस का याद रखना है, ठीक है ना। ये चीज इस वाले केस में इसको काटने के बाद फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, इसका और इसका सेम ही होगा। हाँ, कंबाइन करने का तरीका यहाँ मैटर करता है। अगर हम इन दोनों कर्व सरफेस को इस तरीके से कंबाइन करें तो इन दोनों को ऐसे कंबाइन करने के बाद अब इस जो कंबाइन इसका फोकल लेंथ आएगा वो आएगा f/2 के बराबर, है ना। इसका क्या हो गया, अब इन दोनों को कर्व सरफेस को एक साइड रख के अगर आप जोड़ेंगे तो f/2 फोकल लेंथ आएगा पूरा। और अगर इनको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, एक ऊपर की तरफ कर्व सरफेस हो और दूसरे का नीचे की तरफ कर्व सरफेस हो, इसका फोकल लेंथ हो जाएगा कितना, इनफाइनाइट। ठीक है ना। तो ये दो ही केस यहां पर बनता है, आप इसको याद रखें कि किस तरह से काटने पर और जोड़ने पर क्या क्या चीजें होती है। तो ये वाला केस क्या है कि जोड़ने का तरीका कोई हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि इस वाले का ये आधा जो होगा वो दोगुना हो जाएगा और इस वाले में आधा करने पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जोड़ने पर फिर ये आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का। इसमें कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस का प्रयोग करके रेखीय आवर्धन 2 वाले वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की दूरी होगी। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 2 यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। और पीछे भी हमने कोई एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, उसको भी आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। बाकी आप आज का ये लेक्चर कैसा रहा, आप इसका फीडबैक जरूर दें।